नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेरेक वॉलकॉट की और उनसे जुड़े हुए जो हमारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो एमसीक्यूएस क्वेश्चंस हैं उनकी बात करेंगे। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं आप उनको यहाँ पढ़ सकते हैं, उनके आंसर दिए हुए हैं। लेकिन हम यहाँ पर इन क्वेश्चंस के साथ में जो उनके डिटेल्ड पॉइंट्स हैं, डिटेल डिस्कशन है, उसको भी हम साथ में करेंगे जिससे कि हमें वो साथ के साथ याद हो जाए। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है स्पेशली ये है एलटी ग्रेड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे भी अपना रिवीजन करना था, मैंने इनको इस राइटर को पढ़ के रखा है, इस पोएम को मैंने पढ़ लिया है, तो अब मुझे क्या करना था, रिवीजन करना है, ठीक है। तो आप भी मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और यहाँ पे आप जो यहाँ पर क्वेश्चंस आपको इस पीडीएफ में दिए हुए हैं, आप उनके अलावा कुछ नया भी जानने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं डेरेक वॉलकॉट की। तो देखिए, इनका जन्म कब होता है, 1930 में होता है। आई होप सभी को याद आ गया होगा, ठीक है। और इनकी डेथ कब होती है, डेथ होती है इनकी 2017 में। तो देखिए, इनकी डेथ डेथ रिसेंटली हुई है, बहुत ज़्यादा वर्ष नहीं हुए हैं, 2017 में इनकी डेथ हुई है, ठीक है। और देखिए, इनका पूरा नाम क्या होता है, पूरा नाम भी जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। देखिए, डेरेक वॉलकॉट तो आप नॉर्मली इसको पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन इनका पूरा नाम है डेरेक एल्टन वॉलकॉट। तो देखिए, यहाँ पे एल्टन और ऐड कर लीजिए, ALTON, एल्टन हम इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम साथ पे क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, उनको समझते हैं और बीच बीच में जो हमारे एग्जाम पॉइंट्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे। चलिए, द कंप्लीट नेम ऑफ डेरेक वॉलकॉट इज डेरेक एल्टन वॉलकॉट, ठीक है। नंबर 2 की बात कर लेते हैं। हु इज अ सेंट ल्यूसियन पोइट एंड प्ले राइट। तो देखिए, कौन है ये सेंट ल्यूसियन पोइट एंड प्ले राइट है, ठीक है। तो इनका नाम क्या है, हमारा डेरेक वॉलकॉट हो गया। दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था, आई होप याद होगा, इनका जो जन्म होता है वो 1930 में होता है, ठीक है। और इनकी जो डेथ होती है वो 2017 में, यानी कि 2017 में। दोस्तों देखिए, बार बार रिपीट करने से होता क्या है कि हमें जल्दी याद हो जाता है, इसलिए मेरी हैबिट है, मैं बार बार डेट्स पे फोकस करता हूँ या फिर उनको बार बार रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, बोल करके या लिख करके, तो जल्दी याद होता है। नंबर 3 देखते हैं। He receives the Nobel Prize in 1992. He works as professor of poetry at the University of Essex. तो देखिए, यहाँ पे हम याद रखने की बात है, इन्होंने किस यूनिवर्सिटी में, ठीक है, एज ए प्रोफेसर, पोइट्री के प्रोफेसर के रूप में वर्क किया है। तो देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ इसेक्स है। इनको नोबेल प्राइज़ कब मिला है, ये भी हमें याद रखने की आवश्यकता है। और आगे बढ़ते हैं। His major work is Omeros, which is a Homeric epic poem. He has got training as a painter. और देखिए, इन्होंने एज अ पेंटर ट्रेनिंग भी ली थी, ठीक है। ही इज इन लव विद इंग्लिश। ही इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इलियट एंड इजरा पाउंड। और देखिए, ये किससे प्रभावित थे, तो देखिए TS इलियट से और इजरा पाउंड से। तो ये कौन है, ये डेरेक वॉलकॉट है, ठीक है। 1990 में इनको क्या मिलता है, नोबेल प्राइज मिलता है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए TS इलियट का नाम आया है। आई होप आप सभी को पता है कि TS इलियट को नोबेल प्राइज़ कब मिला है, ठीक है। आई होप, मैं आशा करता हूँ, अगर नहीं जानते हैं तो आप नोट कर लीजिएगा, TS इलियट को 1948 में मिलता है, ठीक है। चलिए, अगर आप जानते हैं तो आप मुझे भी बताइएगा 1949 में किसको मिलता है, ठीक है। और ठीक है, तो देखिए 1948 में मिलता है, 1948 में मिलता है TS इलियट को, ठीक है। और देखिए 1949 में मिलता है विलियम फोकनर को, ठीक है, विलियम फोकनर को। और देखिए 1954 में किसको मिलता है, 1954 में मिलता है अर्नेस्ट हेमिंगवे को, अर्नेस्ट हेमिंगवे को, ठीक है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इन 1953 वॉलकॉट मूव टू। देखिए, 1953 में ये कहाँ गए थे, तो इन्होंने ट्रिनिडेड के लिए मूव किया था, ठीक है। दोस्तों, ये देखिए, यहाँ पर 1953 में मुझे अभी एक पॉइंट और याद आया है, आप उसको याद रखेंगे। 1953 में नोबेल नहीं, पुलित्जर प्राइज मिलता है। पुलित्जर प्राइज किसको मिलता है, तो देखिए, ये मिलता है अर्नेस्ट हेमिंगवे को। और अर्नेस्ट हेमिंगवे का एक वर्क है जिसका नाम है द ओल्ड मैन एंड द सी, ठीक है। एक मिनट, यार ये क्या हो गया, यस। तो देखिए, वो वर्क क्या है, उस वर्क का नाम है द ओल्ड मैन एंड द सी, ठीक है। तो वो वर्क पब्लिश कब होता है, 1952 में वो पब्लिश होता है। और 1953 में उसके लिए इनको क्या मिलता है, पुलित्जर प्राइज मिलता है। और फाइनली इनको एक वो भी मिलता है,
नोबेल प्राइज़ मिलता है तो वो मिलता है 1954 में। दोस्तों देखिए इस तरह से जो हम पॉइंट्स को रिलेट कर रहे हैं तो आई होप यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा सीखने को मिलता है। और देखिए अगर आपको ये सारी जानकारी पहले से भी थी, अगर आपने पढ़ के रखा है, तो देखिए यहाँ पे इस वीडियो में आपको रिवीजन का फ़ायदा तो ज़रूर होने वाला है। और ऐसा नहीं है सिर्फ आपको यहाँ पर रिवीजन का ही फ़ायदा मिलेगा, अनडाउटली आप नए पॉइंट्स भी सीखेंगे, बार बार सुनने के बाद में आप उनको याद भी करेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर हम। नंबर 5, हु फाउंडेड द ट्रिनिडड थिएटर वर्कशॉप एंड बोस्टन प्लेराइट्स थिएटर। तो देखिए इन्होंने जो डायरेक्ट वॉलकॉट हैं, इन्होंने किसको फाउंड किया है? ट्रिनिडड थिएटर को, ट्रिनिडड थिएटर वर्कशॉप को फाउंड किया है इन्होंने। और एक और है वो क्या है? बोस्टन प्लेराइट्स थिएटर। तो देखिए इन्होंने इन दोनों को फाउंड किया है। आगे बात करते हैं, वेयर डिड वॉलकॉट टीच लिटरेचर एंड राइटिंग। ठीक है, तो देखिए इन्होंने कहाँ पर लिटरेचर और राइटिंग को पढ़ाया है, कहाँ पर इन्होंने पढ़ाया है? तो देखिए बोस्टन यूनिवर्सिटी में इन्होंने टीचिंग वर्क किया है। ठीक है, चलिए अच्छा यहाँ पे आप एक बात और याद रखेंगे, अभी देखिए ऊपर पॉइंट आया था कि प्रोफेसर ऑफ पोइट्री एट यूनिवर्सिटी ऑफ इसेक्स। तो देखिए वहाँ पर जो ये प्रोफेसर थे ना, तो वहाँ पे कब से कब थे? तो देखिए 2010 से लेकर के और कब तक, एक मिनट, 2010 से कहाँ तक, कब तक थे? तो ये 13 तक थे वहाँ पर। ठीक है, आगे बात करते हैं। और देखिए इनका जो एक वर्क है, पोयम है इनकी ओमेरोस, ठीक है, जो होमरिक एपिक है। तो देखिए इनका वो क्या है? वो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है इनका, एक ग्रेट अचीवमेंट है। और वो कब पब्लिश होती है? 1990 में वो पब्लिश होती है। आगे बात करते हैं, whose work is described by the Nobel Committee। ठीक है, whose work is described by the Nobel Committee। आगे देखते हैं, यस, as a poetic oeuvre of great luminosity sustained by a historical vision, the outcome of a multicultural commitment। तो देखिए यहाँ पे किसके वर्क को? डेरेक वॉलकॉट के वर्क को। वॉलकॉट वॉज एक्यूज ऑफ, तो देखिए इनको किस चीज़ के लिए एक्यूज किया गया था? तो देखिए सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए इनको एक्सक्यूज किया गया था। वारविक वॉलकॉट इज वॉलकॉट्स, देखिए वारविक वॉलकॉट इज वॉलकॉट्स। तो देखिए इनके फादर हैं, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट वॉलकॉट के फादर का नाम क्या है? तो वो है वारविक वॉलकॉट। ठीक है, इतना हम इस चीज़ को याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, एलेक्स वॉलकॉट इज वॉलकॉट्स, एलेक्स वॉलकॉट इज वॉलकॉट्स। तो देखिए ये कौन है? एलेक्स वॉलकॉट इनकी मदर हैं और वारविक वॉलकॉट इनके फादर हैं। Faye Mostyn, Margaret Millard and Norline Metivier are names of वाइफ्स ऑफ वॉलकॉट। तो देखिए इनकी वाइफ्स के नाम है, ये इनकी वाइफ है ये। रोड्रिक वॉलकॉट इज ट्विन ब्रदर ऑफ वॉलकॉट। तो देखिए इनका एक ट्विन भाई है, इनका एक जुड़वा भाई भी था जिसका नाम क्या है? रोड्रिक वॉलकॉट है। ठीक है, रोड्रिक वॉलकॉट। पामेला वॉलकॉट इज वॉलकॉट्स, देखिए पामेला कौन है? पामेला इनकी सिस्टर है, रोड्रिक इनका भाई है। ठीक है, और वॉलकॉट गोट नोबेल प्राइज़ इन 1992 में इनको नोबेल प्राइज़ मिल जाता है। और द वॉइस ऑफ सेंट लूसिया इज़ द फर्स्ट पोएम ऑफ, देखिए द वॉइस ऑफ सेंट लूसिया एक इनकी पोएम है, फर्स्ट पोएम है। किसकी फर्स्ट पोएम है? तो डायरेक्ट वॉलकॉट की ही फर्स्ट पोएम है ये। ओमिरोस इज फ्रॉम द पेन ऑफ वॉलकॉट। और देखिए ये पब्लिश कब होती है? मैंने आपको बताया था 1990 में ये पब्लिश होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम कुछ और इनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनसे जान लेते हैं। देखिए टी.एस. इलियट प्राइज फॉर, इनको देखिए टी.एस. इलियट प्राइज भी मिला है। ठीक है, किसके लिए मिला है? वाइट ईग्रेट्स, इनका एक वर्क है वाइट ईग्रेट्स, क्या है वो? बुक ऑफ पोइट्री, इनकी एक बुक ऑफ पोइट्री है। तो टी.एस. इलियट प्राइज में कब मिला है? 2011 में इनको टी.एस. इलियट प्राइज मिला है। ठीक है, और देखिए वाइट ईग्रेट जो इनका वर्क है, जो बुक ऑफ पोइट्री है, वो कब पब्लिश होती है? तो वो पब्लिश होती है 2007 में। और टी.एस. इलियट प्राइज कब मिलता है इनको? तो देखिए वो मिलता है इनको 2011 में। ठीक है, आप यहाँ पर कुछ और पॉइंट और जान लेते हैं। तो देखिए ये कौन कौन से लिटरेरी मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, मतलब इनका जो लिटरेरी मूवमेंट रहा है किससे जुड़े हुए हैं? तो वो था पोस्ट कॉलोनियलिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म से जुड़े हुए थे।
अब देखिए इन्फ्लुएंस किससे थे, तो ये पहले भी आ चुका है, टी.एस. इलियट एंड इज़रा पाउंड से ये प्रभावित थे। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और जान लेंगे आप। वॉलकॉट said his writing was influenced by the work of Robert Lowell and Elizabeth Bishop, who were also friends। देखिए जो डेरेक वॉलकॉट हैं इनके कुछ अमेरिकन दोस्त थे, तो उन्होंने के बारे में क्या कहा है, वॉलकॉट said his writing was influenced, उन्होंने कहा है कि जो मेरी जो राइटिंग है, जो मेरा लेख है, वो किससे प्रभावित थे, बाय द वर्क ऑफ, किसके वर्क से प्रभावित थे, रॉबर्ट लोवेल, याद रखेंगे, रॉबर्ट लोवेल एंड एलिजाबेथ बिशॉप के वर्क से ये प्रभावित थे। हु वर ऑल्सो फ्रेंड्स, जो उनके दोस्त भी थे, और ये कौन थे, ये अमेरिकन राइटर्स थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ओमरोस इज द ओमरोस इज फ्रॉम द पेन ऑफ वॉलकॉट हो गया। अच्छा, हुज वर्क इज डायरेक्ट वॉलकॉट, हुज वर्क इज डायरेक्ट वॉलकॉट। देखिए डायरेक्ट वॉलकॉट एक वर्क भी लिखा है, याद रखने की बात है, डायरेक्ट वॉलकॉट एक वर्क लिखा, तो किसने लिखा है, ये जॉन थीम ने लिखा है, जॉन थीम ने एक वर्क लिखा है, क्या, डायरेक्ट वॉलकॉट। अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका इज रिटन बाय, तो देखिए ये वॉलकॉट के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, विच पोइट बिलोंग्स टू द आइसलैंड ऑफ सेंट लूसिया इन द ब्रिटिश वेस्ट इंडीज, तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऐसा पोइट है जो किससे बिलोंग करता है, द आइसलैंड ऑफ सेंट लूसिया इन द ब्रिटिश वेस्ट इंडीज, तो देखिए डेरेक वॉलकॉट ही इसका हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 20 पर आ जाते हैं। अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका इज पब्लिश्ड इन, तो देखिए वो पब्लिश कब होती है, 1962 में पब्लिश होती है। ठीक है, अब हम इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स जानते हैं। देखिए ये जो पोयम है, ए फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, तो देखिए ये पब्लिश हो जाती है हमारी 1962 में। और देखिए इसकी जो थीम है, अगर हम थीम की बात करें तो थीम हो जाएगी इसकी स्प्लिट आइडेंटिटी। ठीक है, क्या हो जाएगी थीम इसकी, स्प्लिट आइडेंटिटी। और देखिए यहाँ पे जो बात की जाएगी वो किस किस की बात की जाएगी, कोलोनाइजर और कोलोनाइज की बात की जाएगी। देखिए यहाँ पे कोलोनाइजर कौन है, जो ब्रिटिश लोग हैं, ब्रिटिशर्स हैं, वो क्या है, कोलोनाइजर हैं। और कोलोनाइज कौन है, वो अफ्रीकन है, साउथ अफ्रीकन है। ठीक है नहीं। अच्छा, यहाँ पे बात करते हैं, पब्लिश 1962 में हो गई है। थीम हमने आपको बताया स्प्लिट आइडेंटिटी है। और यहाँ पे देखिए एक थीम और हो सकती है, वो क्या है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड डिवाइडेड लॉयल्टीज, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड डिवाइडेड लॉयल्टीज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ना एक मूवमेंट था, रिबेलियन मूवमेंट, जिसका नाम था माऊ माऊ, MAU, माऊ माऊ, जो 1950 से, जो 1950s में था, और जिसको ब्लडी बैटल का नाम भी दिया गया था। अब देखिए यहाँ पे एक एथनिक ग्रुप था, एथनिक ग्रुप का नाम है किक्यूयू, किक्यूयू, कैस KIKUYU, किक्यूयू। ये क्या है, ये एक नेटिव प्लेस है वहाँ पर। ठीक है, और नाउ किक्यूयू पार्ट ऑफ केन्या, और जो अभी ये क्या है, ये किसका पार्ट हो गया, किक्यूयू, ये केन्या का पार्ट हो गया है। ठीक है, और देखिए जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिश डिफीटेड म्याऊ म्याऊ, जो वहाँ पर जो एक एथनिक ग्रुप था ना, जो वहाँ पर रिबेलियन मूवमेंट था, उस ब्रिटिशर्स ने उनको हरा दिया। माऊ माऊ अपराइजिंग स्टार्टेड इन, तो देखिए यहाँ पे जो माऊ माऊ की जो अपराइजिंग हुई थी, शुरुआत हुई थी, वो कब हुई थी, 1952 में। और कुछ लोग कहते हैं कि 1953 में, कुछ कहते हैं 1956 में, और कुछ कहते हैं 1960 में। येट द ब्रिटिश डिड लव लीव केन्या इन 1963, देखिए फाइनली जो ब्रिटिश थे ना, उन्होंने केन्या को कब छोड़ा, तो 1963 में उन्होंने उसको छोड़ा, 1963 में। अब हम आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। Which poem reveals Walcott's divided viewpoint on the subject of British colonial takeover in Kenya, East Africa? तो देखिए यहाँ पर आपका A Far Cry from Africa की बात की जा रही है। Write the name of the local tribe, तो देखिए वो लोकल ट्राइब कौन सी थी, अभी आपको बताया किकुयू थी वो। ठीक है, आगे देखते हैं। द लोकल किकुयू ट्राइब मेंबर्स विच आर नोन एज, तो देखिए जो लोकल किकुयू ट्राइब थी उसके जो मेंबर्स थे ना, उनको किस नाम से और जाना जाता था, तो वो थे माऊ माऊ फाइटर्स। ठीक है, ये भी हमें याद रखने की आवश्यकता है। आगे देखते हैं, हु राइज अगेंस्ट द सेटलर्स, देखिए जो सेटलर्स के अगेंस्ट में कौन खड़े हुए थे, तो वो थे माऊ माऊ फाइटर्स। द थीम ऑफ अ फार
क्राई फ्रॉम अफ्रीका इज, तो देखिए इसकी थीम मैंने आपको बताया क्या है, वो स्प्लिट आइडेंटिटी है। ठीक है। डायरेक्ट वॉलकोट सीम्स टू बी साइडिंग, तो देखिए जो डायरेक्ट वॉलकोट हैं वो किसकी साइड ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए वो नहीं ले रहे किसी के भी साइड, नीदर ऑफ पार्टी, वो किसी के भी साइड नहीं ले रहे हैं। 27 देखते हैं। टू द पोइट वॉलकोट द डिलेमा इज दैट ही लव्स द इंग्लिश टंग बट ओपोजेस द ब्रूटल स्लॉटर ऑफ अफ्रीकन्स। अब देखिए डेरेक वॉलकोट के लिए क्या, देखिए उसको जो अंग्रेजी है ना, जो अंग्रेजी भाषा है जो वो सीखा है, जिसमें वो लिखता है, उसको वो तो पसंद है, लेकिन उसको क्या पसंद नहीं है, जो देखिए वहाँ पर जो अफ्रीकन लोग हैं ना, उनको जो मारा जा रहा है, उनको वो पसंद नहीं है। ठीक है। डेरिक वॉलकोट यूजेस द इडियम इन वन ऑफ हिज पोयम द इडियम इज अ फार क्राई। ठीक है, तो देखिए एक इडियम को यूज किया गया है, तो क्या नाम है उस इडियम का, अ फार क्राई। डेरिक वॉलकोट रिजेक्ट्स द सेवियर इमेज ऑफ, तो देखिए वो सेवियर इमेज को रिजेक्ट कर देते हैं, सेवियर इमेज ऑफ द ब्रिटिश। ठीक है, आगे बात करते हैं। द किकुयू आर लाइक, द किकुयू आर लाइक, किकुयू किस तरह से हैं, तो देखिए उनकी तुलना की गई है फ्लाइज के साथ में, FLIES, फ्लाइज के साथ में उनकी क्या की गई है, तुलना की गई है। 31 नंबर पे देखते हैं। यस, हु गिव्स वॉइस टू हिज फीलिंग्स रिलेटेड टू द ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट्स दैट सब्जेशन एंड डोमिनेशन, तो देखिए यहाँ पर जो कौन इस बारे में बात करता है, तो करते हैं डेरेक वॉलकोट इन अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका। Again, Brutish necessity wipes its hands upon the napkin of a dirty cause। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे, यहाँ पर देखिए फिल करवाने के लिए आ सकता है, अगेन ब्रूटिश नेसेसिटी वाइप्स इट्स हैंड्स अपॉन द नैपकिन ऑफ अ डर्टी कॉज। द फ्रेज अ वेस्ट ऑफ आवर कंपैशन अपीयर्स इन अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका में, ये हमें दिखाई पड़ती है ये फ्रेज। नंबर 34 देखते हैं। द स्पेस रेसल्स विद द सुपरमैन, देखिए द गोरिल्ला रेसल्स विद द सुपरमैन। अब देखिए अगर कोई गोरिल्ला सुपरमैन के साथ में फाइट करेगा तो क्या होगा, वो हार जाएगा। ठीक है, नहीं मतलब नुकसान तो गोरिल्ला का होने वाला है ना। तो यहाँ पे गोरिल्ला कौन है, तो देखिए गोरिल्ला है यहाँ पे जो अफ्रीकन है ना, उनको गोरिल्ला कहा गया है। सुपरमैन कौन है, ब्रिटिशर्स को कहा गया है। 35 नंबर देखते हैं। I who am poisoned with the blood of both, where shall I turn divided to the vein। ठीक है, तो देखिए ये लाइन कहाँ से ली गई है, अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका से ली गई है। ठीक है, आई हु एम पॉइजन्ड विद द ब्लड ऑफ बोथ, देखिए वो कह रहा है कि जो हमारे डायरेक्ट वॉलकोट हैं वो कह रहे हैं कि देखिए उनके अंदर कहीं ना कहीं वो दोनों ही खून है, मतलब एक तरफ तो वो ब्रिटिशर्स को पसंद करते हैं उनकी लैंग्वेज की वजह से, जिससे उनको कुछ करने का मौका मिला है, मतलब वो कुछ अपनी बात को रख सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, मतलब वहाँ पे जो इंग्लिश टंग है उसको पसंद करते हैं। और दूसरी तरफ क्या है कि उन दूसरी तरफ ये हो रहा है कि जो उनके लोग हैं, उनके नेटिव पीपल हैं, उनको मारा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए ये लाइन कहाँ से हैं, जुड़ी हुई हैं, अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका से। पब्लिश कब होती है, आप सबको पता है, बोले नहीं होंगे, 1962 में होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आई हु हैव कर्स्ड द ड्रंकन ऑफिसर ऑफ ब्रिटिश रूल, हाउ चूज बिटवीन दिस अफ्रीका एंड द इंग्लिश टंग आई लव। अब देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं, I who have cursed the drunken officer of British rule, how choose between this Africa and the English tongue। अब देखिए वो कह रहे हैं कि मैं कैसे चूज कर लूँ, कैसे सेलेक्ट कर लूँ, कैसे चुन लूँ दिस अफ्रीका एंड द इंग्लिश टंग, मतलब इन दोनों में से मैं कैसे किसी एक को चुन लूँ, कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत मुश्किल है ये। तो देखिए ये लाइन भी कहाँ से है, अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका से ही है। बीट्रे दैम बोथ, बीट्रे दैम बोथ और गिव बैक what they give, how can I face such slaughter and be cool, how can I turn from Africa and live। तो देखिए ये लाइन भी कहाँ से है आपकी, अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका से ही ये आपकी लाइन ली हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं। यस, देखिए इसमें 37 ही क्वेश्चन थे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर जो हमने क्वेश्चंस हैं उनके साथ में उनके आंसरों को देखा है, या फिर हमने कुछ एडिशनल जो डिटेल है उसको ऐड किया है, वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ठीक है, ये आपके लिए पक्का हेल्पफुल रही होगी। अब दोस्तों यहाँ पे आप कुछ इनके इंपॉर्टेंट वर्क जान लीजिए। ड्रीम ऑन अ मंकी माउंटेन इनका एक वर्क है जो कब आता है, 1967
1967 में, ठीक है, 1967 में वर्क आता है, याद रखेंगे आप इसको। ओमिरोज कब आता है? 1990 में आता है, ये पहले भी आपको बताया जा चुका है। द सी एट डोपहिन, द सी एट डोपहिन, देखिए क्या है, इनका एक वन एक्ट प्ले है, ये हमें याद रखने की आवश्यकता है। द सी एट डोपहिन क्या है? वन एक्ट प्ले है इनका। ओ बेबीलोन भी इनका एक वर्क है। द आइजले ऑफ द नोइजेस एक इनका वर्क है। वोकर एंड द घोस्ट डांस भी एक इनका वर्क है। ड्रम्स एंड कोलर्स ये क्या है? एपिक ड्रामा है। और द कास्ट अवे क्या है? द कास्ट अवे पोयम है, 1965 में आती है। चलिए यहाँ पर देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, उनको देख लेते हैं। कुछ क्या एक है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई हैव ग्रोन अप बिलीविंग इट इज अ वैकेशन। आई हैव ग्रोन अप बिलीविंग इट इज अ वोकेशन, अ रिलीजियस वोकेशन। तो देखिए लाइन किसकी है? ये डेरेक वॉलकॉट की है। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।